हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपने बताना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट है जो सभी रोज में कॉमन है। मोर ओवर, आपने जितने भी रोज है आपके 2D मैट्रिक्स के अंदर उन सभी रोज का जो है इंटरसेक्शन लेना है और उनके सभी इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी एलिमेंट्स आए उन्हें प्रिंट करना है। यहाँ पे जो एक एग्जांपल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो 8 है और 1 है वो रिपीटेड है, तो आपने 8 और 1 को जो है सिंपली प्रिंट कर देना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद और एक टेस्ट केस देख लेने के बाद जो आपके दिमाग में जो सबसे पहला जो अप्रोच आता है वो होता है ब्रूट फोर्स। और ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि सबसे पहले आप एक सबसे ऊपर वाले मतलब 0th रो वाले रो को पिक कर लो और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है एक एक करके एलिमेंट्स को चुनो और बाकी बचे हुए जितने भी रोज है सभी पर जो है 2 लूप लगा करके सर्च लगा दो, है ना। तो नो डाउट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा जाएगी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स अगर m है और नंबर ऑफ रोज अगर n है, तो अगर हमारे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर m है और नंबर ऑफ रोज अगर n है, तो पहले रो को तो हम एक एक एलिमेंट्स को पिक करके बाकी बचे हुए रोज पर जो है अपना सर्च लगाएंगे। तो बचे हुए कितने रोज बच गए, तो n-1। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m क्रॉस n-1 इंटू एम, जो कि ओवरऑल होता है n क्रॉस m इंटू एम। तो नो डाउट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और हम ब्रूट फोर्स से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। तो अगला जो सोल्यूशन है उसे डिस्कस करने से पहले अगर आपने एक क्वेश्चन बना रखा है कि फाइंड ए कॉमन एलिमेंट इन ऑल रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है इसी की तरह, बस इसमें एक चेंज ये है कि उसमें केवल एक ही ऐसा कॉमन एलिमेंट जो होता था वो सभी में रिपीटेड होता था सारे रोम्स में। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है रिपीटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट मतलब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जो है वापस आएंगे। तो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं और फिर अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पे वापस आएंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया कि फाइंड ए कॉमन एलिमेंट इन ऑल रोज ऑफ अ गिवन रो वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स। तो हमें जो है एक गिवन रो वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स मिलेगा और हमने करना क्या है कि इसके अंदर एक ही ऐसा कॉमन एलिमेंट जो है रिपीटेड है, हमने उसे सिंपली प्रिंट करना है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में जो एक सॉल्यूशन आता है वो है बाइनरी सर्च का। और वो कैसे, क्योंकि शॉर्टेड मैट्रिक्स दे रखा है मतलब रो वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स दे रखा है, तो मैं करूँगा क्या कि जो 0th रो है उसे मैं पिक कर लूँगा। 0th रो को मैंने पिक कर लिया और बाकी बचे हुए जितने भी रोज़ हैं उन सब पर मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा। और वो कैसे, सबसे पहले मैं 2 को पिक करूंगा और फर्स्ट रो और 2 को मैं बाइनरी सर्च करूंगा कि क्या टू एलिमेंट मेरे फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो मैं अगले वाले रो में चेक करूंगा, तब तक रो में चेक करता जाऊंगा जब तक मुझे 2 मिलेगा। जैसे ही मुझे 2 नहीं मिलेगा मैं ब्रेक करके अगला एलिमेंट चुन लूँगा, है ना। और मैं एक काउंट वेरिएबल बना के रखूँगा जो मुझे बताएगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार ऑकर कर चुका। और अगर काउंट की वैल्यू नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हो जाएगी तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि हाँ मुझे वो एलिमेंट मिल गया जो सभी रोज़ में प्रेजेंट होगा। मैं सिंपली उसे प्रिंट करके ब्रेक करके बाहर आ जाऊँगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च वाला अभी कैसे काम करेगा। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए वो होती है log n। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंट अगर m है और नंबर ऑफ रोज़ अगर n है, तो m टाइम्स तो लगेगा मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने में 0th रो वाले को। और बाकी बचे हुए कितने एलिमेंट्स हो गए, n-1 इंटू एम। और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। तो ओवरऑल इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n इंटू एम इंटू लॉग एम। आई होप आपको समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा। बट जो नेक्स्ट सोल्यूशन है इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो इससे भी बेहतर है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n क्रॉस m। और वो कैसे, उसे मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा एक एग्जांपल की मदद से। तो वेरी फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि आप ज़ीरोथ रो जो है आप उसे पिक कर लो। मैंने ज़ीरोथ रो को
अलग कर लिया और बाकी बचे हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो को जो है मैंने अलग से लिख लिया। तो मैं जो ज़ीरोथ रो जिसे मैंने पिक किया उसके लास्ट एलिमेंट को मैं चुनूंगा और बाकी बचे हुए जितने भी रोज़ हैं उनके लास्ट एलिमेंट से मैं ये चेक करना शुरू करूँगा कि कौन से एलिमेंट जो है 13 से बड़े हैं, मतलब मेरे पिक्ड एलिमेंट से बड़े हैं। अगर वो बड़े होते हैं तो मैं माइनस माइनस करूँगा, मतलब रोज़ को घटाता जाऊँगा और चेक करूँगा कि कहाँ पे ये लूप टूट रहा है। अगर वैल्यू बड़े हो रहे थे तो मैं माइनस कर रहा था। तो लूप टूटने के सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो वैल्यू छोटी हो जाए या बराबर हो जाए। अगर वैल्यू बराबर होती है तो वेल एंड गुड, मैं रोज़ को प्लस प्लस कर दूंगा। और अगर वैल्यू छोटी होती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट इस रो में, मतलब सारे रोज़ में प्रेजेंट नहीं है, आप अगला एलिमेंट को चुनो। मतलब 13 को छोड़ के मैं अगला एलिमेंट चुन लूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने 13 चुना, 13 मैंने पिक कर लिया है ना, तो 13 को मैं फर्स्ट रो में चेक करूँगा। तो 14 जो है 13 से बड़ा है, वेल एंड गुड, तो मैं पीछे आ जाऊँगा। पीछे जैसे आया, अब जो वैल्यू मैं जिस पे पॉइंट कर रहा हूँ यानी 13, वो 13 से छोटा नहीं है, वो 13 के बड़ा भी नहीं है, वो 13 के बराबर है। तो मैं रोज़ को प्लस प्लस कर दूंगा। तो मैं सेकंड रो में आ गया। 20 13 से बड़ा है, 19 भी बड़ा है, 18 17 भी बड़ा है, अब 10। अब जो कि रो वाइड शॉर्टेड है तो इसके पीछे एलिमेंट जो भी होंगे वो सारे छोटे होंगे। तो अब मैं जिसे पॉइंट कर रहा हूँ वो 13 से छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 जो है वो सारे रोज़ में रिपीटेड नहीं है। तो आप अगला एलिमेंट चुनो। तो मैं 13 को छोड़ के 11 चुन लूँगा। अब 11 पे भी सेम प्रोसेस। 14 11 से बड़ा है, 13 भी बड़ा है, 12 भी बड़ा है, 11 11 के बराबर है, तो रोज़ को प्लस प्लस करो। 20 भी बड़ा है, 19 भी बड़ा है, 18 भी, 17 भी। अब 10 जो है 11 से छोटा हो गया। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रो में 11 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लूप टूटने के बाद जो वैल्यू मुझे मिली वो 11 से छोटी थी। बराबर होती तो मैं रोज़ को प्लस प्लस करता, लेकिन अगर छोटी मिली है तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि 11 जो है वो रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। तो मैं इसे छोड़ के अगला एलिमेंट चुन लूँगा। अब हो जाएगा 10। अब इस 10 पे भी सेम प्रोसेस। 14 भी 10 से बड़ा है, 13 भी, 12 भी, 11 भी। 10 जो है 10 के बराबर है, तो रोज़ को प्लस प्लस करो। 12 20 19 18 17 10 से बड़े हैं। अब 10 10 के बराबर है, तो फिर से रोज़ को प्लस करो। 66 21 और 10, 21 और 66 10 से बड़े थे और 10 जो है 10 के बराबर है, तो रो को प्लस प्लस करो। 50 48 10 से बड़े, आप यहाँ पे 10 आया, लूप टूटा। अब 10 10 के बराबर है, तो काउंट को फिर से प्लस प्लस करो। और एट दी एंड मैं चेक कर लूँगा, एक काउंट वेरिएबल बना के रखूँगा, और जिसकी वैल्यू अगर पूरे लूप चलने के बाद नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सारे रोज़ में प्रेजेंट है। तो आप सिंपली इसे प्रिंट करके ब्रेक करके बाहर आ जाओ। आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल एक ही ऐसा कॉमन एलिमेंट जो है रिपीटेड है ना। तो जैसे मुझे 10 मिलेगा, मैं आगे चेक भी नहीं करूँगा, मैं ब्रेक करके पूरा तरह से बाहर आ जाऊँगा पूरे लूप से। तो जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, अब हम इसका कोड सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा कोड में। जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वो सेम टू सेम मैंने कोड में जो है चिपका दिया। तो सबसे पहले एक हमें फंक्शन दिया जाएगा, मतलब हमें फंक्शन मैंने लिखा है ऑल कॉमन टाइप नाम का, तो जिसमें 2D वेक्टर हमें मिल रहा है। सब मैंने इसके अंदर किया क्या है कि सबसे पहले मैंने एक आंसर वेक्टर बना लिया, जिसके अंदर मैं सारे एलिमेंट्स को जो है जो भी कॉमन है उन सभी को जो है मैं आंसर में ही इंसर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने n लिया, जो बताएगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, m बताएगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, और मैंने एक लूप लगाया जो JM-1 से स्टार्ट होगा, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट्स को पिक करेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेरे से कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लास्ट एलिमेंट को ही हर बार पिक करो, है ना। आप फर्स्ट से भी पिक कर सकते हो, नो डाउट, बट ऑफकोर्स उस केस में जो है आपकी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे जब तक वैल्यूज़ बड़ी थी तो हम एक लूप चला रहे थे कि जब तक वैल्यू छोटी या बराबर ना मिल जाए। छोटी थी तो ब्रेक करते थे, और बराबर मिलती थी तो रोज़ को प्लस करते थे। बट इस केस में अगर आप आगे से पिक करोगे एलिमेंट्स को तो कंडीशंस चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे बड़ा कर रहे थे, यहाँ पे हम छोटा चुनेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, बस इसी चीज़ का आपको आपने जो है ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने लास्ट एलिमेंट से लास्ट जीरो थ्रो को हमने पिक किया, और आखिरी वाले एलिमेंट्स को जो है मैं चूज़ करके बाकी बचे हुए रोज़ पे जो है अपना एल्गोरिदम लगा रहा था। तो मैंने 13 को चुना लास्ट वाले कॉलम से, तो लास्ट वाले कॉलम को मैंने टेम्प में असाइन किया और i = 1 किया। ये जो i वेरिएबल है वो इसे हैंडल करेगा, ये जितने भी रोज़ है इस नीचे वाले।
टेम्प में जो है मैं 0th रो के जो भी एलिमेंट्स है उनको मैं टेम्प में असाइन कर दूंगा, और काउंट जो है वो ये चेक करेगा कि कौन कितनी बार जो है एलिमेंट आए हैं। अगर काउंट की वैल्यू नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाती है तो मैं उसे सिंपली प्रिंट कर दूंगा, है ना। तो आई जब तक n नहीं हो जाता तब तक आप एक लूप चलाओ, है ना। तो कॉलम कॉलम में मैंने असाइन किया m-1। तो ये जो कॉल वेरिएबल है वो ये यहाँ पर काम आएगा, ये जो कॉल है वो 4 3 2 1 0 ये इसे हैंडल करेगा। तो हर बार जितने बचे हुए रोज है उनके कॉलम को हैंडल करने के लिए ये कॉल वेरिएबल मैंने बनाया। तो वाइल आई कॉल ग्रेटर देन टेम्प, कॉलम को माइनस माइनस करो, वाइल इफ वेक्टर 2D आई कॉल ग्रेटर देन टेम्प। इनिशियली हमारा टेम्प में 13 था, तो जब तक 13 कॉल आई टेम्प वेक्टर के आई और कॉल से बड़ा है तो आप उसे कॉल के माइनस माइनस करो, तो माइनस करते जाएंगे। तो बाहर आने के कंडीशंस क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। अगर बराबर हुआ तो काउंट का प्लस प्लस कर दो, लेकिन अगर छोटा हुआ तो ब्रेक कर दो, जैसा 11 और 13 के केस में हुआ था। 11 और 13 के केस में हम सेकेंड रो में यहाँ पर जो है वैल्यू जो छोटी हो जा रही थी तो हम यहाँ से ब्रेक करके अगले एलिमेंट को चुन रहे थे, पर लेकिन अगर बराबर हो गई थी तो आप काउंट को प्लस प्लस कर रहे थे, जैसा 10 में हुआ। 10 में हर बार जब भी वैल्यू ये लूप टूटता था तो वैल्यूज़ बराबर हुआ करती थी, तो हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे और एट द एंड में चेक कर लूँगा कि काउंट जो है n के बराबर है या नहीं। अगर काउंट जो है n के बराबर होता है तो मैं टेम्प में जो वैल्यू है उसे आंसर में पुशबैक कर दूंगा और ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा। ब्रेक इसलिए किया क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि केवल एक कॉमन एलिमेंट, मतलब एक ही कॉमन एलिमेंट जो है वो रिपीटेड है, आपने उसी प्रिंट करना है। तो जैसे ही मुझे 10 मिला मैंने आगे चेक भी नहीं किया और मैं ब्रेक करके पूरा बाहर आ गया। ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर है, तो जैसे ही ब्रेक चला तो ये पूरे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर मैं चेक कर लूँगा कि क्या आंसर की साइज़, मतलब आंसर वेक्टर की साइज़ 0 है। अगर 0 है मतलब इस 2D वेक्टर के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीटेड हो, तो आप सिंपली -1 रिटर्न कर दो। अदरवाइज जो टेम्प के अंदर जो एक वैल्यू है, जैसे हमारे एग्जांपल में 10 था, तो आपने उसे सिंपली रिटर्न कर दो। तो ये पूरा फॉर लूप चला देने के बाद अगर आपके आंसर वेक्टर में एक भी एलिमेंट नहीं आता तो उसकी साइज़ 0 रहेगी, और अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो आंसर की साइज़ 0 नहीं होगी। तो मैं अंत में वही चेक कर रहा हूँ कि अगर आंसर की साइज़ अगर 0 है, और अगर आंसर की साइज़ 0 है तो आप -1 रिटर्न कर दो, जो ये बताएगा कि हाँ मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है। आप जो बताएगा कि मुझे वो एलिमेंट नहीं मिला क्योंकि आंसर की साइज़ 0 है, तो आप -1 रिटर्न करो। अदरवाइज़ आप आंसर को रिटर्न करो जिसमें वो एलिमेंट है। हमारे जैसे एग्जाम्पल में 10 था, बट हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं था, है ना। हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो रिपीटेड हो सकते हैं, है ना, कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस पूरा का पूरा कोड जो है यही रखूँगा, बस थोड़ा सा चेंज ये करूँगा कि मैं यहाँ से ब्रेक को हटा दूँगा, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि जैसे ही मुझे 10 मिल रहा था, तो मैं आगे चेक ही नहीं कर रहा था। जैसे मुझे 10 मिला मैं ब्रेक करके बाहर आ जाता था, क्योंकि हाँ भाई मुझे 10 मिल चुका है, मतलब वन ऑफ द एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट जो मुझे मिल चुका है। आप उसे सिंपली आंसर में पुशबैक करो, आंसर वेक्टर में पुशबैक करो और ब्रेक करके बाहर आ जाओ। बट ओरिजिनल क्वेश्चन स्टेटमेंट ये नहीं था, बोल रहा था कि कॉमन एलिमेंट्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ब्रेक जो है यहाँ पर मैं लगा रहा था 10 के लिए, मैं उस ब्रेक को ही यहाँ से हटा दूँगा। पूरा कोड यही रहेगा, बस ब्रेक हट जाएगा और मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है मुझे कोड मिल जाएगा, है ना। तो पूरा कोड यही रहेगा, बस यहाँ से ब्रेक हट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। इस पर्टिकुलर कोड में एक छोटी सी चीज़ जो है मुझसे रह गई, और वो ये है कि अगर मान के चले अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये वाली, अगर मान के चलिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 8 1 1, ये देख सकते हो आप, तो जो ये रो वाइज शॉर्टेड है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 8 1 1 8। 4 के लिए यहाँ पे टूट जाएगा ब्रेक, है ना,
यहाँ पे छोटी वैल्यू हो गई वाइल लूप के लिए, तो ब्रेक करूँगा, अगला एलिमेंट चुनूँगा 2, तो 2 8 7 5 3 ये सब बड़े हैं 2 से, और 1 जो है छोटा है, बराबर नहीं मिला कभी मेरे को, तो मैं ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। 1 को पिक किया तो 1 मुझे यहाँ मिला सब जगह, 1 भी मुझे यहाँ मिला, तो इसके लिए जो आउटपुट आएगा वो होगा 8 1 1, बट एक्चुअल में आना क्या चाहिए था 8 1। मतलब अगर मल्टीपल एलिमेंट्स जो मैंने ज़ीरोथ रो को जिसे मैंने पिक किया है, उसमें अगर मल्टीपल एलिमेंट्स जो रिपीटेड हैं नेक्स्ट रोज़ में, सारे रोज़ में, तो वो मल्टीपल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी जो है आकर कर सकती है। तो उस चीज़ से हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो जब आपका आंसर में सारे जो रिपीटेड एलिमेंट्स आ जाए ना, मतलब 8 1 1 आ जाए आंसर में, तो आप इस आंसर वेक्टर को एक फंक्शन में भेज दो। जो फंक्शन करेगा क्या, जो एक वेक्टर टाइप का वैल्यूज़ को लेगा और रिटर्न टाइप भी उसका वेक्टर इंट का ही होगा, और वो करेगा क्या कि जितने भी वेक्टर्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उन सभी की फ्रीक्वेंसी को 1 करके वो रिटर्न कर देगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ये था दूसरा सोल्यूशन। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको कई सारी खामियां दिख रही होंगी। पहला तो ये, इसमें कंस्टेंट लग गया कि जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है वो रो वाइज शॉर्टेड होने चाहिए, प्लस मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिखना पड़ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। मतलब मेरे आंसर वेक्टर में मेरे आंसर्स तो आ गए, जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स थे वो आ गए, लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है एक से ज़्यादा है तो उन्हें मुझे 1 करना पड़ेगा, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज को 1 करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये 2-4 चीज़ें जो हैं इस पर्टिकुलर कोड को जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी लेंदी बना देती है। तो इस चीज़ से हैंडल करने के लिए हम यूज़ करेंगे हैश टेबल का, आई मीन अनऑर्डर्ड मैप का हम यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हमारे जो कोड होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसके अंदर किसी भी कंडीशंस की रिक्वायर्ड नहीं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है एलिमेंट्स को रो वाइज शॉर्टेड करो, फिर जब आंसर वेक्टर्स में जैसा इस केस में हुआ कि जैसा इस एग्जांपल में हुआ कि मल्टीपल रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज हो गई एक आंसर वेक्टर्स की, तो आप उसे जो है फ्रीक्वेंसी 1 करो। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे अगले सॉल्यूशन में, जिसमें हम यूज़ करेंगे हैशिंग का। तो अनऑर्डर्ड मैप का हम यूज़ करेंगे, है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अनऑर्डर्ड मैप काम कैसे करता है। जो अनऑर्डर्ड मैप होता है वो कॉम्बिनेशंस होता है की और वैल्यू का। जो अनऑर्डर्ड मैप होता है वो होता है की और वैल्यू का एक पेयर जैसा होता है, जिसमें हम वैल्यूज़ को मैप्ड कर देते हैं, है ना। जो की होती है, अनऑर्डर्ड मैप जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है की और वैल्यूज़ का, जिसमें वैल्यूज़ जो है वो आपस में मैप्ड होती हैं। की जो होता है वो यूनिकली डिफाइंड करता है एलिमेंट्स को, और वैल्यू जो होता है कंटेंट जो और वैल्यू जो होता है वो कंटेंट एसोसिएटेड विद द की होता है। मतलब हम की के रिलेटेड ही कोई वैल्यूज़ को जो है आपस में पेयर कर देते हैं, है ना। तो इसकी इसकी खास बात ये है कि इसमें सर्च का, इंसर्ट का और डिलीशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, और वैसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हम यूज़ करते हैं इसमें हैश टेबल का। सो इसमें जनरली हम इसे डिक्लेयर करते हैं, इसे अनऑर्डर्ड मैप लिख करके, अनऑर्डर्ड, जिसमें हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो या तो यूज़र डिफाइंड होती हैं या प्री डिफाइंड, कैसे भी अपने हिसाब से जो हम चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं। बट यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है की, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है इस की के एसोसिएटेड कोई वैल्यू। यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो की के एसोसिएटेड ही कोई वैल्यूज़ रखेंगे, और यहाँ पे अब अपना आप वेरिएबल बना लो, है ना। तो काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट जो होता है वो की को डिनोट करता है, और जो सेकंड होता है वो वैल्यू को एसोसिएटेड होता है। तो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, तो इसे सॉल्व करेंगे हम वाइल यूजिंग हैशिंग। और वो कैसे कि हमारा जो मैट्रिक्स है मान के चलिए ये, तो मैं क्या करूँगा कि जो ज़ीरोथ रो है मैं उसे लिख लूँगा। मैं करूँगा क्या कि ज़ीरोथ रो में जो भी एलिमेंट्स है उनको मैं मैप में अनऑर्डर्ड मैप में मैं की को वैल्यू रख दूंगा, और उन सभी में मैं 1 असाइन कर दूंगा। तो 1 जो है उसमें मैं 1 असाइन किया, 2 में भी मैंने 1 असाइन किया, 1 में 1 असाइन करूँगा पर वो ऑलरेडी है, जैसे मैंने बताया की जो होता है वो यूनिक होता है ना। और 4 में मैंने 1 असाइन किया,
8 में भी मैंने 1 असाइन किया। और फिर जो बाकी बचे हुए रोज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन सभी के एक एक एलिमेंट्स को मैं चेक करूँगा कि क्या वो मेरे इस मैप में, इस टेबल में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है और उनमें जो वैल्यू है मेरे ट्राइवर्सिंग रो के बराबर है, तो मैं उनकी वैल्यूज़ को +1 कर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट रो को मैं ट्राइवर्स करता हूँ, है ना, यहाँ पे देखना, 3 जो है मेरे की में प्रेजेंट नहीं है, 7 में प्रेजेंट नहीं है, 8 प्रेजेंट है, 8 की प्रेजेंट है और उस की में जो वैल्यू असाइन है 1, वो मेरे ट्राइवर्सिंग रो के बराबर है, तो मैं इसे +1 कर दूंगा। 5 प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट है, 1 की जो है प्रेजेंट है और उसमें जो वैल्यू असाइन है 1, वो मेरे ट्राइवर्सिंग रो के बराबर है, तो मैं इसे +1 कर दूंगा। सिमिलरली अपने सेकंड रो के लिए भी, है ना, सेकंड रो में 8 है, तो 8 जो है प्रेजेंट है और इसमें जो वैल्यू अब असाइन है वो मेरे ट्रैवर्सिंग रो के बराबर है, तो इसे +1 कर दूंगा। 3 7 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट है और इसमें जो वैल्यू असाइन है 1 की में जो वैल्यू असाइन है वो मेरे ट्रैवर्सिंग रो के बराबर है, तो इसे +1 कर दूंगा। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए भी, थर्ड रो के लिए 8 प्रेजेंट है और इसमें जो वैल्यू असाइन है ट्रैवर्सिंग के बराबर है, तो मैं +1 कर दूंगा। 1 के लिए भी सेम सीन, 2 प्रेजेंट तो है बट इसमें जो वैल्यू है 1, वो मेरे ट्रैवर्सिंग रो के बराबर नहीं है, तो मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। 7 प्रेजेंट ही नहीं है। और एट दी एंड पूरा लूप चला देने के बाद जो आपके जो की और वैल्यू का जो रिजल्ट हुआ, मतलब ये 1, 2, 4 और 8, 1 में जो वैल्यू आई, 1 की में जो वैल्यू एट दी एंड बनी वो है 4, 2 में 1, 4 में 1 और 8 में भी 4। और मैं फिर चेक करूँगा कि किस की वैल्यू, किस की वैल्यू, ये वैल्यूज और ये की, किस की वैल्यू नंबर ऑफ रोज के बराबर है। जो वैल्यू नंबर ऑफ रो के बराबर है मैं उसे सिंपली उस की को जो है प्रिंट कर दूंगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे काम कर रहा होगा। अब बढ़ते हैं इसके डायरेक्ट कोड की तरफ। तो जो भी मैंने डिस्कस किया उसका ये रहा कोड। तो हमें 2D वेक्टर मिल रहा है जिसका मैंने नाम ए रखा। आंसर मैंने वेक्टर इन टाइप का एक आंसर बनाया जिसमें मैं सारे रिपीटेड एलिमेंट्स को जो है पुश बैक करूँगा। n नंबर ऑफ रोज, m नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर मैंने अनऑर्डर्ड मैप इंट टाइप का, है ना, UNM नाम का एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले 0th रो, जो 0th रो था उसके सारे एलिमेंट्स में मैंने 1 असाइन कर दिया, जैसा आपने यहाँ भी देखा, है ना। इनिशियल मैंने सब में 1 असाइन कर दिया जो मैंने यहाँ पे किया। फिर बाकी बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है ये, इनको मैं 2 लूप लगा करके हैंडल करूँगा, है ना, 2 लूप लगाऊंगा। अब मैं चेक करता हूँ कि अनऑर्डर्ड मैप में जो की है क्या वो हमारे ट्रैवर्सिंग रो के बराबर है। अगर बराबर है तो उसे i+1 करो, जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे, है ना। फर्स्ट रो में 3 था, है कि नहीं। यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट रो में 3 प्रेजेंट नहीं था, 8 प्रेजेंट था और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे ट्रैवर्सिंग रो के बराबर भी थी, तो मैंने उसे +1 किया। इसी तरह से मैं सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं मैं उन सब के एक एक एलिमेंट्स को मैं देखता जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या उस की पर जो वैल्यू असाइन है वो मेरे ट्रैवर्सिंग रो के बराबर है। अगर बराबर है तो मैं उसे +1 कर दूंगा और एट दी एंड मेरा जो मैप है, मतलब मेरा जो टेबल है, हैश टेबल, ये कुछ यू बन जाएगा, है ना। तो पूरा रो ट्रैवर्स कर लिया और सारे कीज़ पर एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गए। तो पूरा लूप चला देने के बाद मेरे टेबल में ये हो जाएगा, तो मैं बस चेक कर लूँगा, है ना, कि अब अनऑर्डर्ड मैप पे ट्राइवर्सल करने के लिए हम आइट्रेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइट्रेटर के लिए ऑटो ITR असाइन, अनऑर्डर्ड मैप बिगिन, आइट्रेटर नॉट इक्वल टू अनऑर्डर्ड मैप एंड और आइट्रेटर ++। तो अगर सेकंड आइट्रेटर सेकंड, मतलब 2 वैल्यूज़ होती है, जैसे मैंने आपको डिस्कशन में भी बताया, कि अनऑर्डर्ड मैप में 2 चीज़ होती है, की और वैल्यू। वैल्यू जो होता है सेकंड होता है और की जो होता है वो फर्स्ट में होता है। तो अगर आइट्रेटर एरो सेकंड की वैल्यू अगर नंबर ऑफ रोज के बराबर है
तो जो आइटरेटर की की है यानी फर्स्ट एलिमेंट उसे आंसर में पुशबैक कर दो, ठीक है, पूरा लूप चल जाएगा। और अगर पूरा लूप चलने के बाद भी अगर आंसर की साइज 0 है, मतलब इस पर्टिकुलर 2D मैट्रिक्स के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो आप सिंपली -1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप आंसर को रिटर्न कर दो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सोल्यूशन भी। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n क्रॉस m ही है ना। अगर सर्च का और इंसर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कांस्टेंट है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m ही होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सोल्यूशन भी। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।